स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में क्लासिकल लिबरलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म की शुरुआत जॉन लॉक और एडम स्मिथ के द्वारा की जाती है। दोनों ही बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे। दोनों का ये मानना था कि रीजन के इस्तेमाल से, रीजन को यूज करके हम अपने सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं। और सोसाइटी को रिफॉर्म करने का मतलब है स्टेट को रिफॉर्म करना, मार्केट को रिफॉर्म करना। तो यहां आपको एक बात समझना है कि क्लासिकल लिबरलिज्म का फोकस, क्लासिकल लिबरलिज्म का एम्फेसिस स्टेट और मार्केट को रिफॉर्म करने के ऊपर है। स्टेट को रिफॉर्म करने का मतलब है पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना, गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना। और पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स थे वो जॉन लॉक के द्वारा प्रेजेंट किए गए। मार्केट को रिफॉर्म करने का मतलब है इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म करना, इकोनॉमी को रिफॉर्म करना। और इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए जो सबसे पावरफुल आर्गुमेंट्स थे वो एडम स्मिथ के द्वारा प्रेजेंट किए गए। ओके, तो आज हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट की फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जॉन लॉक के द्वारा रखी गई क्लासिकल लिबरलिज्म में। ओके, जब हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो कैपिटलिज्म की फिलोसॉफिकल फाउंडेशन एडम स्मिथ के द्वारा रखी गई क्लासिकल लिबरलिज्म में। तो यहां आपको एक बात समझना है कि लिबरलिज्म अपने प्योरेस्ट फॉर्म में क्लासिकल लिबरलिज्म है। ओके, क्लासिकल लिबरलिज्म के दो डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन का रिलेशन स्टेट के साथ है, इकोनॉमिक डायमेंशन का रिलेशन मार्केट के साथ है। क्लासिकल लिबरलिज्म को समझने के लिए हमें इन दोनों डायमेंशंस को डिटेल में समझना होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है, हमें ये समझना है कि क्लासिकल लिबरलिज्म के आने से पहले स्टेट और मार्केट की स्थिति क्या थी, स्टेट और मार्केट किनके कंट्रोल में था, ये हमें समझना है। यहां पर बात हम 17th और 18th सेंचुरी के यूरोप की कर रहे हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म के आने से पहले। ओके, तो 17th और 18th सेंचुरी यूरोप में स्टेट और मार्केट को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये दो शब्द यूज कर सकते हैं, डिस्पोटिक, टिरेनिकल। इसका मतलब ये है कि स्टेट और मार्केट कुछ लोगों के कंट्रोल में थे, कुछ पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोगों के कंट्रोल में थे, जो स्टेट और मार्केट को अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यूज किया करते थे। ओके, स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट का एक इंपॉर्टेंट फीचर था पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म। दैट मींस जो किंग होता, जो रूलर होता, उसके पास एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती, और वो अपने पावर, अपने अथॉरिटी का यूज अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए करता। और किंग के मदद से चर्च और नोबल्स भी स्टेट का इस्तेमाल अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए किया करते थे। ओके, मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट मर्केंटाइलिज्म की पॉलिसी पे रन करता था। मर्केंटाइलिज्म क्या है हम इसे आगे वीडियो में समझेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अभी ये जानना है कि मर्केंटाइलिज्म से जो सबसे अधिक बेनिफिट होता वो एरिस्टोक्रेट्स और मोनोपोलिस्ट्स को होता। तो ये स्थिति थी क्लासिकल लिबरलिज्म के आने से पहले, और इसी स्थिति को बदलना था। इसी बैकड्रॉप में, इसी बैकग्राउंड में क्लासिकल लिबरलिज्म का इमर्जेंस होगा, क्लासिकल लिबरलिज्म का डेवलपमेंट होगा, इसी स्थिति को बदलने के लिए। ओके, तो क्लासिकल लिबरलिज्म के आने के बाद स्टेट और मार्केट को किस तरह रिफॉर्म करने की कोशिश की गई। क्लासिकल लिबरलिज्म ने आर्ग्यू किया, क्लासिकल लिबरल थिंकर्स ने आर्ग्यू किया कि स्टेट और मार्केट को फ्री एंड इक्वल होना चाहिए। इसलिए क्योंकि स्टेट और मार्केट का यूज हर कोई कर सके अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो स्टेट और मार्केट को फ्री एंड इक्वल बनाना क्लासिकल लिबरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट एम था। तो स्टेट में क्या बदलाव किए गए, स्टेट में गवर्नमेंट को लिमिट किया गया, किंग, रूलर के पावर को लिमिट किया गया। ओके, अगर हम बात करें डिफरेंट रेवोल्यूशंस की, जैसे इंग्लिश रेवोल्यूशंस, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सारे रेवोल्यूशन का एम और गोल यही था, किंग, मोनार्क के पावर को लिमिट करना, गवर्नमेंट को लिमिट करना। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट को लिमिट करने की कोशिश की। जो रूलर है, रूलर अब लोगों के द्वारा कंट्रोल हो रहा था, पीपल के द्वारा कंट्रोल हो रहा था। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने की कोशिश की गई, इस तरह के रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई। ओके, क्लासिकल लिबरलिज्म के आने के बाद
मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में मर्केंटाइलिज्म को हटाकर फ्री मार्केट इकोनॉमी को लाया गया। फ्री मार्केट इकोनॉमी के आने से हर कोई अब मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता था और अपने प्रोग्रेस, अपने डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकता था। फ्री मार्केट आने के बाद यूरोप में और खासकर ब्रिटेन में कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का ही ये देन है। लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, क्लासिकल लिबरलिज्म का ही ये देन है, कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये इन समरी, इन शॉर्ट क्लासिकल लिबरलिज्म का प्रभाव था। ओके, अब हम क्लासिकल लिबरलिज्म के दो डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन को डिटेल में समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन के साथ। पॉलिटिकल डायमेंशन की शुरुआत थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स से होती है, जो कि जॉन लॉक के द्वारा दी गई। नेचुरल राइट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल के पास नेचुरल राइट्स होता है, और ये नेचुरल राइट्स क्या है? ये नेचुरल राइट्स है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। यहां पर एक बात समझना है कि ये राइट्स नेचुरल है। नेचुरल होने का मतलब ये है कि हम इन राइट्स के साथ जन्म लेते हैं। ये हमारे एट्रीब्यूट्स है, हमारे फीचर्स हैं। जिस तरह हम अपने नोज के साथ जन्म लेते हैं, अपने हाथ पांव के साथ जन्म लेते हैं, उसी तरह हम इन राइट्स के साथ भी जन्म लेते हैं। ओके, ये हमारे फीचर्स है, हमारे एट्रीब्यूट्स की तरह है। ये इनएलिएनेबल है, दैट मींस कोई हमसे इन राइट्स को छीन नहीं सकता, इन राइट्स को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। इसलिए जॉन लॉक कहते हैं कि ये राइट्स नेचुरल है। इसका मतलब ये राइट्स प्री पॉलिटिकल है, प्री सोशल है। दैट मींस पॉलिटिकल सिस्टम के बनने से पहले ये राइट्स हमारे पास है, सोसाइटी के बनने से पहले ये राइट्स हमारे पास है। तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम, कोई भी सोसाइटी हमसे इन राइट्स को अलग नहीं कर सकता, हमसे इन राइट्स को छीन नहीं सकता। तो ये कॉन्सेप्ट है नेचुरल राइट्स का, जो जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। अभी हमें यह समझना है कि जॉन लॉक इस कंक्लूजन तक पहुंचते कैसे हैं, उनका आर्ग्यूमेंट्स कैसा होता है। तो जॉन लॉक एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, वर्कमैनशिप आइडियल। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जॉन लॉक इन कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि एवरीबॉडी हैज इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स। ओके, तो समझते हैं कि वर्कमैनशिप आइडियल क्या होता है। देखिए, वर्कमैनशिप आइडियल का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज को क्रिएट करता है, तो उसने जो चीज को क्रिएट किया उसके ऊपर उस व्यक्ति का कंप्लीट अधिकार, फुल राइट हो जाता है। क्रिएटर हैज राइट ओवर व्हाट ही हैज क्रिएटेड। अगर मैं एक क्रिएटर हूं, मैं कुछ क्रिएट करता हूं, तो जिस भी चीज को मैंने क्रिएट किया उस चीज के ऊपर मेरा एक्सक्लूसिव राइट होगा। ओके, एक्सक्लूसिव राइट होगा। ये है वर्कमैनशिप आइडियल। तो वर्कमैनशिप आइडियल को अगर हम एक्सपैंड करते हैं और अगर हम पूछते हैं कि ह्यूमन बीइंग को किसने क्रिएट किया, तो आंसर आएगा कि हमें गॉड ने क्रिएट किया, ईश्वर ने क्रिएट किया। ये आर्गुमेंट्स है जॉन लॉक के। जॉन लॉक ने कुछ इस तरह से आर्गुमेंट्स दिए अपने कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग को किसने क्रिएट किया? गॉड ने क्रिएट किया, ईश्वर ने क्रिएट किया। तो हमारे ऊपर अधिकार किसका होगा? गॉड का होगा। हमारे लाइफ और लिबर्टी के ऊपर अधिकार, अल्टीमेट अथॉरिटी किसका होगा? गॉड का होगा। कोई और इंडिविजुअल हमारे लाइफ और लिबर्टी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसी आइडिया से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि लाइफ और लिबर्टी इंडिविजुअल के लिए नेचुरल है, नेचुरल राइट्स है। ओके, समझ में आ गया। लेकिन एक बात आपको यहां ध्यान देना है कि लॉक सिर्फ लाइफ और लिबर्टी की बात नहीं करते, वो प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी भी हमारा नेचुरल राइट है। ये कैसे? देखिए, इसी वर्कमैनशिप आइडियल को अगर हम और थोड़ा एक्सपैंड करें, अगर हम कहें कि अगर ह्यूमन बीइंग कुछ क्रिएट करते हैं, अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं, तो जो कुछ भी हमने क्रिएट किया उसके ऊपर हमारा प्रॉपर्टी राइट बन जाता है। जॉन लॉक कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपना परिश्रम, अपना श्रम किसी भी चीज में मिक्स करता है और कुछ क्रिएट करता है, तो जिस भी चीज को उसने क्रिएट किया वो उसका प्रॉपर्टी बन गया। तो क्योंकि हमारे पास एबिलिटी है, ईश्वर ने हमें एबिलिटी दिया है, मेहनत करने की एबिलिटी है हमारे पास, तो हम मेहनत कर सकते हैं और हम प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस भी प्रॉपर्टी को हमने क्रिएट किया वो हमारा होगा। तो इस तरह लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये तीनों एक इंडिविजुअल के नेचुरल राइट्स होते हैं। ये राइट्स, इन राइट्स को इंडिविजुअल से
कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये जॉन लॉक के आर्ग्यूमेंट्स थे और क्लासिकल लिबरलिज्म की शुरुआत इसी आर्ग्यूमेंट्स के साथ होती है। ओके, जॉन लॉक एक क्वेश्चन को आंसर करना चाहते थे कि हमें गवर्नमेंट को ओबे क्यों करना चाहिए, व्हाई वी शुड ओबे अ गवर्नमेंट। क्योंकि जॉन लॉक के समय में एक थ्योरी प्रचलित था, रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा दिया गया था, डिवाइन राइट ऑफ किंग। और डिवाइन राइट ऑफ किंग के अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट को क्यों ओबे करना चाहिए, हमें किंग को क्यों ओबे करना चाहिए। ये थ्योरी कहती है कि किंग को, रूलर को रूल करने का अधिकार डायरेक्टली गॉड ने दिया है। किंग का जो अथॉरिटी है, पावर है, वो डायरेक्टली गॉड से डिराइव होता है। ओके, तो किंग जो कमांड दे रहा है, रूलर जो कमांड दे रहा है, वो एक्चुअली गॉड का कमांड है। तो अगर हम किंग को ओबे करते हैं दैट मींस हम गॉड को ओबे कर रहे हैं, अगर हम किंग को ओबे नहीं करते दैट मींस हम गॉड को डिसओबे कर रहे हैं। ये था डिवाइन राइट ऑफ किंग, जॉन लॉक के समय में ये प्रचलित था और जॉन लॉक इस थ्योरी को रिजेक्ट करना चाहते थे और वो अपना नेचुरल राइट थ्योरी लेकर आते हैं इसी थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए। तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग व्हाई वी शुड ओबे अ गवर्नमेंट, इसका आंसर छिपा हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। जॉन लॉक अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1689 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देते हैं। जॉन लॉक हमें कहते हैं इमेजिन करने के लिए कि एक सिचुएशन को इमेजिन करें, स्टेट ऑफ नेचर, इस सिचुएशन को वो नाम देते हैं स्टेट ऑफ नेचर। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा कंडीशन जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। ये एक प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल कंडीशन है, सोसाइटी के बनने से पहले का कंडीशन, पॉलिटिकल सिस्टम के बनने से पहले का कंडीशन। ओके, जैसा कि अभी जॉन लॉक ने आर्ग्यू किया कि हर किसी के पास नेचुरल राइट होता है, तो स्टेट ऑफ नेचर में भी हर किसी के पास नेचुरल राइट्स है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ओके, हर किसी के पास नेचुरल राइट है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है स्टेट ऑफ नेचर में? स्टेट ऑफ नेचर में प्रॉब्लम है इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम। मान लीजिए मेरे राइट्स को किसी ने वायोलेट कर दिया, अब क्या होगा? उस वायोलेटर को पनिश कौन करेगा? तो स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के पास सिर्फ नेचुरल राइट्स ही नहीं होता, लोगों के पास ये राइट भी होता है कि वो अपने राइट्स को, अपने नेचुरल राइट्स को खुद इन्फोर्स कर सके। दैट मींस कि अगर कोई उनके राइट्स को वायोलेट करता है तो उस वायोलेटर को वो खुद पनिश कर सके। ओके, तो ये स्थिति है स्टेट ऑफ नेचर में। स्टेट ऑफ नेचर में हर किसी के पास नेचुरल राइट है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम। हर व्यक्ति अपने राइट्स को खुद इन्फोर्स करना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर स्थिति ऐसी होगी, हर व्यक्ति अपने राइट्स को खुद इन्फोर्स करना चाहेगा, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खुद पनिश करना चाहेगा अगर वो उसके राइट्स को वायोलेट करता है, तो सिचुएशन धीरे धीरे डिसऑर्डर में क्रिएट हो जाएगी। सिचुएशन जो धीरे धीरे डिसऑर्डर बन जाएगा, केओस बन जाएगा और स्टेट ऑफ नेचर धीरे धीरे स्टेट ऑफ वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और स्टेट ऑफ वॉर में नेचुरल राइट किसी का भी सिक्योर नहीं होगा। तो लोग स्टेट ऑफ नेचर से जब स्टेट ऑफ वॉर में चले जाते हैं तो वो स्टेट ऑफ वॉर से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ वॉर में किसी का नेचुरल राइट्स भी सिक्योर नहीं है, हर कोई अपने राइट्स को खुद इन्फोर्स कर रहा है। तो इस स्थिति में किसी का भी नेचुरल राइट सिक्योर नहीं है। तो स्टेट ऑफ वॉर से बाहर आने के लिए लोग क्या करते हैं? लोग एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास हमारा नेचुरल राइट्स होगा, लेकिन हम अपने उस राइट को गिव अप कर रहे हैं। और वो राइट क्या है? राइट टू एग्जीक्यूट आवर नेचुरल राइट। ओके, स्टेट ऑफ नेचर में हम अपने राइट्स को खुद एग्जीक्यूट करते थे, वायोलेटर को खुद पनिश करते थे, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना के हम अपने इस राइट को गिव अप कर रहे हैं। कौन से राइट को? राइट टू एग्जीक्यूट द नेचुरल राइट, दैट मींस राइट टू पनिश द वायोलेटर्स ऑफ द नेचुरल राइट। इस राइट को हम गिव अप कर रहे हैं और इस राइट को हम किसे दे रहे हैं? पूरे कम्युनिटी को दे रहे हैं। ओके, जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी ने मिलकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हम कह रहे हैं कि हमारे पास नेचुरल राइट्स है, लेकिन राइट, इन नेचुरल राइट्स को एग्जीक्यूट करने का जो अधिकार है ये हम पूरे कम्युनिटी को दे रहे हैं। अब ये कम्युनिटी क्या करेगा? कम्युनिटी एक गवर्नमेंट को अपॉइंट करेगा, एक गवर्नमेंट को अपॉइंट करेगा और इस गवर्नमेंट को टास्क देगा, इस गवर्नमेंट को काम देगा कि ये गवर्नमेंट लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ये इंश्योर करे कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के राइट को वायोलेट
ना करें, तो गवर्नमेंट को क्यों बनाया गया? गवर्नमेंट को लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, कम्युनिटी ने बनाया। ओके, यदि ये गवर्नमेंट लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, लोगों के नेचुरल राइट्स को हार्म करता है, तो लोगों के पास ये पावर है कि वो इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करे, इस गवर्नमेंट को हटाए और इसकी जगह पे दूसरा गवर्नमेंट लाए और उसे फिर से ये टास्क दे कि वो लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे और इन्फोर्स करे। तो ये था आर्ग्यूमेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जॉन लॉक के द्वारा। ओके, तो इस आर्ग्यूमेंट से ये क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि हमें गवर्नमेंट को ओबे क्यों करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट हमारे नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। दैट्स इट, कोई डिवाइन राइट नहीं है रूलर के पास, किंग के पास। हमारे पास नेचुरल राइट्स है और उन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने गवर्नमेंट को अपॉइंट किया है और इसलिए हम उन्हें गवर्नमेंट को ओबे करेंगे, तब तक ओबे करेंगे जब तक वो हमारे नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट निकलकर सामने आ रही है और ये आर्ग्यूमेंट क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा गवर्नड के सहमति, कंसेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। हर लिबरल सोसाइटी में इस प्रिंसिपल को अपनाया जाता है कि गवर्नमेंट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। और ये आर्ग्यूमेंट, ये बात सबसे पहले जॉन लॉक ने कही। ओके, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक नेसेसरी ईवल है, हमें गवर्नमेंट की जरूरत है क्योंकि गवर्नमेंट के बिना हमारा नेचुरल राइट सिक्योर नहीं है। हमें गवर्नमेंट की जरूरत है हमारे नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट नेसेसरी है। ईवल क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिबर्टी को कुछ हद तक कॉन्स्ट्रेन जरूर करता है। ओके, ये इंश्योर करने के लिए कि मेरा लिबर्टी, मेरा राइट किसी दूसरे पर्सन के राइट और लिबर्टी को वायोलेट ना करे, हैम्पर ना करे, गवर्नमेंट हमारे लिबर्टी को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट करता है और इसलिए गवर्नमेंट ईवल है। ओके, तो नेसेसरी ईवल का जो कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट एक नेसेसरी ईवल है, ये कॉन्सेप्ट जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरी से निकल कर आया। ओके, क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत। तो क्लासिकल लिबरलिज्म के पॉलिटिकल डायमेंशन का कंक्लूजन क्या होगा? लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए? लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो पावर है वो लिमिटेड होने चाहिए। ओके, वो डायरेक्ट लोगों से डिराइव किए जाने चाहिए। ओके, इंडिविजुअल राइट बेयरर की तरह होते हैं। हर इंडिविजुअल के पास राइट होता है और उस राइट को हमें वायोलेट नहीं करना है। गवर्नमेंट को उस राइट को प्रोटेक्ट करना है। एक इंडिविजुअल के अराउंड एक स्फीयर होता है और उस स्फीयर में हमें इंटरवीन नहीं करना है, नॉन इंटरवेंशन। ओके, लेकिन एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं है। दैट मींस कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, नहीं। माई लिबर्टी एंड्स वेयर योर लिबर्टी बिगैन। मेरी आजादी वहीं तक है जहां तक आपकी आजादी है। हमारा स्फीयर एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ओके, तो लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं जिससे किसी दूसरे पर्सन को नुकसान हो रहा है, किसी दूसरे पर्सन के राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो वो काम मैं नहीं कर सकता, मुझे वो काम करने की लिबर्टी नहीं है। तो लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं है क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग। ओके, और अगर गवर्नमेंट हमारी लिबर्टी में इंटरवीन करता है, हमारे लिबर्टी को वो रिस्ट्रिक्ट करता है, हमारे लाइफ में इंटरफेयर करता है, तो गवर्नमेंट को इस इंटरफेरेंस के लिए जस्टिफिकेशन देना होगा। और ये जो जस्टिफिकेशन है ये नेचुरल राइट्स के ऊपर बेस्ड होगी। दैट मींस गवर्नमेंट हमेशा, जब भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है तो वो जो जस्टिफिकेशन देगा वो जस्टिफिकेशन हमारे नेचुरल राइट्स पर बेस्ड होगी। तो गवर्नमेंट ये कह सकता है कि गवर्नमेंट नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इंटरफेयर कर रहा है, तभी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जस्टिफाइड होगा। तो ये है क्लासिकल लिबरलिज्म का पॉलिटिकल डायमेंशन। ओके, अब नेक्स्ट है क्लासिकल लिबरलिज्म का इकोनॉमिक डायमेंशन। लेकिन क्लासिकल लिबरलिज्म के इकोनॉमिक डायमेंशन को हम दूसरे वीडियो में समझेंगे, इस वीडियो के पार्ट 3 में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।